हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q3 के रिजल्ट्स के प्रीव्यू के बारे में। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कल यानी 16 तारीख को आता हुआ दिखेगा। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस के यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं एंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस बार नंबर को ड्रैग भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम सेगमेंटल ओवरऑल कौन कौन से सेगमेंट किस प्रकार का परफॉर्म करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो हमें एज इन्वेस्टर्स यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है अपडेट्स। पर आगे बढ़ने से पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन्फोसिस के Q3 के रिव्यू को डिस्कस किया था। अगर आपने इसको चेक नहीं किया है तो आप जाके उसको मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आई बटन में भी ये वीडियो मिल जाएगा एंड इसको मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर हम रिलायंस के Q3 के रिजल्ट्स के प्रीव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 6 ब्रोकर्स या फिर अगर हम बोले तो मार्केट वॉचर्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये डेटा मेरे को मनी कंट्रोल से मिला था। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एलारा, एमके, यस सिक्योरिटीज, जेम फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टैनली, नुवामा। ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं इस बार के नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस के बारे में। अगर हम देखें तो ये जो नंबर का जो एक्सपेक्टेशन है उसका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। एंड जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर ये जो रिजल्ट है वो एक तरफ भी अगर टिल्ट करता हुआ दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली मानता है कि रेवेन्यू यहाँ पे 2,16,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर हम देखें एलारा मानता है 2,45,000 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिख सकता है। ये एक 30,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। एंड अगर हम कहीं भी अगर रिजल्ट को यहाँ पे हम लोअर लेवल या लोअर एस्टिमेट्स की तरफ अगर टिल्ट करता हुआ देखें तो यहाँ पे तो हम रिलायंस के स्टॉक में गिरावट देख सकते हैं। मार्केट भी उस पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। एंड अगर हम इस नंबर को 2,45,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ देखें तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं या हम वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि रिलायंस के स्टॉक में एक बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी, जो कि ऑब्वियसली मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन मीडियन एक्सपेक्टेशन है, और मैंने जितना बाकी लोगों के जैसे मोतीलाल ओसवाल के ऐसे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के मैंने जब यहाँ पे जो मैंने उनके कमेंट्री सुनी है, उनके हिसाब से मुझे लगता है कि 2,30,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे टॉप लाइन आता हुआ दिख सकता है, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट एमके जो मान रहा है उसके आसपास आता हुआ दिख सकता है, जो कि फ्लैटिश रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर 2% से बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो नंबर्स आ रहे हैं या फिर जो बाकी ब्रोकरेजेस मान रहे हैं उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। रेवेन्यू अगर हम देखें ओवरऑल -7% से +6% तक घूमता हुआ दिख सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर भी देखें तो -4% से 9% तक जंप का यहाँ पे हम अनुमान लगा रहे हैं ब्रोकरेजेस। अगेन यहाँ पे जो मैंने बताया एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 2,30,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट्स यानी नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट का भी जो रेंज है जो सबसे पेसिमिस्टिक है, नुवामा वो मान रहा है कि 16,500 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखेगा इनका नेट रेवेन्यू। एंड एलारा मानता है कि 18,200 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट रेवेन्यू आता हुआ दिख सकता है, जो कि अगर अगेन हम अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी ये जो 1,700 करोड़ का डिफरेंस है दोनों में। एंड अगेन कहीं भी टिल्ट होता हुआ दिखा तो ये मार्केट यहाँ पे हम मार्केट में एक बड़ा रिएक्शन आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम मोस्टली देखें, मीडियन नंबर देखें, तो ये मीडियन नंबर बताता है कि हम अराउंड 17,500 से 17,700 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट आता हुआ देख सकते हैं। अगर हम मार्जिन्स के बारे में बात करें तो मार्जिन्स यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है, तो एलारा जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के नंबर में, वो मान रहा है कि जो मार्जिन है वो 17% के आसपास यानी 16.9% के आसपास आता हुआ दिख सकता है। एंड मॉर्गन स्टैनली जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एटलीस्ट एंड प्रॉफिट में भी वो नेगेटिव है, वहाँ वो मान रहा है 19% के आसपास यहाँ पे मार्जिन्स आता हुआ दिख सकता है। अगेन अगर हम मीडियन नंबर्स देखें तो ये नंबर 17.5 से 18.5% के बीच में आता हुआ दिख सकता है, जो कि मैंने मोस्टली
यहाँ पे जब मैंने रिसर्च किया था मोस्ट ब्रोकरेजेस का एंड मोस्ट लोगों का मानना यही था। तो अगर 18.5% के आसपास आता है तो वो अराउंड 150 बेसिस पॉइंट का जंप होता हुआ दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर हम देखेंगे तो वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ दिखेगा। क्यों मार्जिन्स बढ़ेंगे, क्या होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हम मार्जिन्स बेटर होता हुआ देख सकते हैं, हम प्रॉफिट में ग्रोथ आता हुआ देख सकते हैं। तो ये ड्राइव कौन करता हुआ दिखेगा। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंटर वो ये है कि जो टेलीकॉम अर्निंग्स हैं, आपको भी पता है जो टेलीकॉम में यानी जियो ने अपने टैरिफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे, एंड ये जो टैरिफ्स बढ़ाए हैं ये मोस्टली लास्ट क्वार्टर के मिड से बढ़ते हुए दिखे थे। तो लास्ट क्वार्टर में आपका रिजल्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो जियो के नंबर्स आए थे वो बहुत ही स्पेक्टेकुलर आए थे, अराउंड 23-25% ईयर ऑन ईयर हमने प्रॉफिट में जंप आता हुआ देखा था। तो यहाँ पे टेलीकॉम अर्निंग्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिख सकता है। अगेन आरपू यहाँ पे 203 से 205 के रेंज में जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स तो मानता है कि आरपू 209 तक जाता हुआ भी दिख सकता है। जियो का जो एबिटा यहाँ पे है वो जियो का एबिटा 17% से जंप करता हुआ दिख सकता है ईयर ऑन ईयर, एंड 4% जंप करता हुआ दिख सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रिफाइनिंग मार्जिन्स अगर हम देखें तो वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख सकते। जो जीआरएम है, जीआरएम यहाँ पे जो मान रहे हैं कि वो $8.7 पर बैरल से $10.8 पर बैरल के आसपास से यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। यस सिक्योरिटीज मानता है ये नंबर 10.5, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस एंड एनालिस्ट मानते हैं कि ये जो नंबर है ये 9.5 से $10 पर प्रति बैरल आता हुआ दिख सकता है, जो कि यहाँ पे इनका प्रॉफिट में इजाफा करता हुआ दिखेगा। तो ये जो भी आप प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं या हम मार्जिन्स में बेटर देख रहे हैं, इसके कारण पीछे के दो मेन कारण हैं। पहला है टेलीकॉम का आरपू बढ़ना, यानी यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो बढ़ना, एंड दूसरा है कि जो रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स यहाँ पे बेटर होते हुए दिखेंगे, जिसके कारण हम यहाँ पे ओवरऑल जंप आता हुआ देखेंगे टॉप लाइन में, प्रॉफिट में एंड मार्जिन्स में भी। अगर हम ओवरऑल देखें, पेट्रोकेम एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम यहाँ पे गिरावट आता हुआ दिखेंगे बोथ रेवेन्यू में एंड मार्जिन्स में भी। अगर रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल में यहाँ पे रिटेल ग्रोथ मॉडरेट होता हुआ दिखेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5 से 6% से ज़रूर जंप करता हुआ दिखेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये डी ग्रो करता हुआ दिखेगा 2 से 3% से। लेकिन एबिटा देखें तो एबिटा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, हाईएस्ट एवर एबिटा यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं, ओइंग टू बेटर मार्जिन्स। यहाँ पे मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखे हैं, फुटफॉल्स भी बढ़ते हुए दिखे हैं, एंड इसके कारण यहाँ पे हम रिटेल में भी एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर डिप कर सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑब्वियसली सीजनैलिटी फैक्टर है, दिवाली वाला सीजन था, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 5 से 6% एबिटा ग्रोथ आता हुआ ही देखेंगे। पर एज इन्वेस्टर्स हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मॉनिटर करना चाहिए। पहला है कि न्यू एनर्जी बिजनेस में यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट आता है। तो पहले ही इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि 75,000 करोड़ का यहाँ पे एक कैपेक्स लगेगा फॉर द जिस बिजनेस, न्यू एनर्जी बिजनेस के लिए। उसके ऊपर कोई क्लैरिटी आती है कि नहीं, ये यहाँ पे मॉनिटर करना होगा, एंड कब से यहाँ पे हम रेवेन्यू में या फिर बिजनेस में इम्पैक्ट आता हुआ देख सकते हैं, उसको भी हमें यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा। सेकंड है कि कमेंट्री क्या आता है कि ये जो जीआरएम्स हैं, जो जीआरएम्स यहाँ पे मॉडरेट हुए हैं अराउंड 9 से 10 डॉलर पर बैरल के आसपास, ये कितने दिन तक या कितना सस्टेनेबल है, एंड ये कितने दिन तक आगे भी चल के क्या ये नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके आसपास। एंड हम यहाँ पे आउटलुक देखेंगे पेट्रोकेमिकल बिजनेस के रिकवरी में, बिकॉज ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। आरपू के ट्रेंड्स के ऊपर यहाँ पे नज़र रहेगी। ऑब्वियसली आरपू अभी एक्सपेक्टेशन तो यही है 203 से 205 के बीच पे आता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या आगे भी टैरिफ इंक्रीज के एक्सपेक्टेशन है, एंड आगे क्या गाइडेंस आता है आरपू के लिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जिसको हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। सब्सक्राइबर बेस डायनेमिक्स किस प्रकार का है, ऑब्वियसली अक्टूबर का नंबर हमारे पास है, बट नवंबर दिसंबर का नंबर हमारे पास नहीं है। तो ओवरऑल पूरे क्वार्टर में सब्सक्राइबर बेस्ड डायनामिक्स किस प्रकार का रहा है जियो का, वो नंबर यहाँ पे मॉनिटर करता हुआ दिखेगा मार्केट, एंड जियो का ब्रॉडबैंड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी यहाँ पे किस प्रकार का रहा है वो भी
यहाँ पे मॉनिटर करता हुआ दिखेगा। रिटेल बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि फ्यूचर कैपेक्स क्या हो रहा है, स्टोर एडिशन कितने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रह सकता है इन डिजिटल, ये सब यहाँ पे मॉनिटर करता हुआ दिखेगा यहाँ पे मार्केट। तो रिटेल अगर बिजनेस हम देखें बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट होता हुआ दिख रहा है ईयर एन ईयर बेसिस में। अगर हम कंपेयर करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, एंड ईयर एन ईयर देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट होता हुआ दिखा है। अभी तो न्यूज़ भी जो हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स वाले बिजनेस से यहाँ पे हटते हुए दिखे हैं जियो। तो उसके आगे यहाँ पे क्या प्लान है ओवरऑल, इस ओवरऑल बिजनेस में अपने अपने प्राइवेट लेबल्स, इन्हें उन्होंने बहुत सारे अपने प्राइवेट लेबल्स यहाँ पे बनाए थे, बहुत सारे ऐसे एक्विजिशन किए थे, बीपीएल हो गया या फिर कोला का एक उन्होंने किया था। तो ये सब बहुत सारे एक्विजिशंस भी हुए थे, एंड जो प्राइवेट लेबल है उसका स्टेट क्या है एंड उसमें क्या आगे के प्लान्स हैं। तो आई थिंक रिटेल में सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये जानना है कि आगे का प्लान्स क्या है, बिकॉज नहीं तो यहाँ पे रिटेल बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखा है, एंड बहुत सारे एक्विजिशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा कैपेक्स लगा है लास्ट कुछ सालों में, बहुत एक्विजिशन करने के बाद भी यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है इस बिजनेस में। एंड आई थिंक यहाँ पे ओवरऑल मार्केट यहाँ पे क्लैरिटी लेता हुआ दिखेगा इन बिजनेस से। एंड यहाँ पे कैपेक्स ओवरऑल मॉडरेशन, ऑब्वियसली बहुत हाई कैपेक्स रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो कैपेक्स कितना मॉडरेशन के ऊपर क्या यहाँ पे कुछ आता है, एंड यहाँ पे नेट डेट रिडक्शन, यहाँ पे डेट के ऊपर भी क्या यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कुछ गाइडेंस देता है या कुछ बोलता है, उसके ऊपर भी नज़र रहेंगी यहाँ पे सबकी। अगर हम ओवरऑल देखें रिटर्न्स के हिसाब से इस कंपनी को देखें तो लास्ट 1 ईयर में ये बहुत बड़ा पेन रहा है मार्केट के लिए। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है ये निफ्टी 50 में, एंड अगर हम देखें 10% से गिरता हुआ दिखा है लास्ट 1 साल में। लेकिन अगर हम लंबी अवधि में देखें तो 10 साल में देखें तो ये 540% से जंप करता हुआ दिखा है। और एंड इसके अलावा अगर डिविडेंड के बारे में बात करें, कंपनी ये क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देती है, ये सिर्फ मिड ऑफ द ईयर में एक बार डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे बेटर नंबर्स आते हुए दिखेंगे थैंक्स टू डिजिटल बिजनेस, थैंक्स टू उनके O2C बिजनेस। तो ये दोनों बिजनेस में यहाँ पे जंप आता हुआ दिखेगा। पेट्रोकेम बिजनेस यहाँ पे एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट बनता हुआ दिखेगा। रिटेल बिजनेस में क्लैरिटी चाहिए होगी मार्केट को, एंड अगर हम लास्ट देखें इनका जो न्यू एनर्जी बिजनेस है वहाँ पे भी क्लैरिटी यहाँ पे ढूंढता हुआ दिखेगा मार्केट कि जो कैपेक्स है एंड इसका जो ओवरऑल बिजनेस कंट्रीब्यूशन है ये कब से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये सारे नंबर्स हैं, एंड इसके अलावा जो नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं कि प्रॉफिट में अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा थैंक्स टू अगेन आरपू बढ़ता हुआ दिखा है, डिजिटल बिजनेस में O2C बिजनेस में भी मार्जिन बढ़ते हुए दिखे हैं, तो उसके कारण मार्जिन एंड प्रॉफिट के नंबर्स अच्छे रहेंगे। पर अगर हम इनके टॉप लाइन के नंबर्स देखें तो ये फ्लैटिश ही आते हुए दिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।